हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज जो यूनिट चल रही है 4.1 प्लानिंग की, प्लानिंग एंड टाइप्स ऑफ प्लान्स, उसमें हम आज लिमिटेशन करने वाले हैं। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग क्या है, आइए देखते हैं। प्लानिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो चाहे कोई बिजनेस है या बिजनेस ना हो, जैसे स्कूल कॉलेज एग्जाम, इनका एग्जाम्पल हमने लिया था, तो सब जगह पर प्लानिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। और कुछ लोग ये मानते हैं कि जो प्लानिंग भविष्य के बारे में पूर्वानुमानों पर आधारित होता है, क्योंकि प्लानिंग में हम किसके बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में। तो कुछ लोग मानते हैं कि जो प्लानिंग है वो फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन जब हम लगाते हैं उन पर आधारित है। तो फ्यूचर के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है, इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इन्होंने कहा कि ये एक बेकार प्रक्रिया है, प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। तो एक्चुअल में इन लोगों का इशारा नियोजन में यानी प्लानिंग में जो हमारी परेशानियां आती हैं, जो कठिनाइयां आती हैं, जो लिमिटेशंस हैं, वो उनकी ओर इनका इशारा है। और नियोजन को अगर हम सफल बनाना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो हमें इसकी जो कठिनाइयां आ सकती हैं, जो परेशानियां हैं, जो लिमिटेशंस हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो वो लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं? फर्स्ट, नियोजन अलोचकता पैदा करता है। प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। अब ये कह रहा है कि भाई यद्यपि प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि प्लानिंग हम फ्यूचर के लिए करते हैं, तो एक बार जब प्लानिंग कर ली तो ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में वो एज इट इज अप्लाई की जाएगी। जैसी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंज किया जा सकता है। लेकिन ये कह रहा है कि किंतु प्लानिंग में छोटे मोटे परिवर्तन तो संभव है, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन हम नहीं कर सकते, और ना ऐसा परिवर्तन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होगा। जैसे कोई प्लानिंग करी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उसको आने वाले टाइम में हम पूरी की पूरी प्लानिंग ही चेंज कर दे, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। थोड़ा वो जो चेंजेस है वो हो जाएंगे, लेकिन बड़ा परिवर्तन प्लानिंग के अंदर संभव नहीं है। तो इस प्रकार बदलती परिस्थितियों के अनुसार योजनाओं में वांछित परिवर्तन न कर पाने के कारण लाभ के अवसर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हाथ से निकल जाते हैं। तो नियोजन में जो रिजिडिटी पाई जाती है, उसके कारण इसके जो आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के तत्व इसके लिए जिम्मेवार होते हैं। इंटरनल फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सटर्नल, दो तरह के फैक्टर्स हैं। कौन कौन से? इंटरनल कौन से होते हैं? जो एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के भीतर होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो होते हैं, और एक्सटर्नल जो किसी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होते हैं। तो इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? इनफ्लेक्सिबिलिटी मींस जिसको चेंज ना किया जा सके। फ्लेक्सिबल होता है जिसको चेंज कर सकते हैं, इनफ्लेक्सिबिलिटी जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते? तो देखिए, नियोजन जब हमने किया, प्लानिंग जब हमने की, तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं, जो पॉलिसीज हैं, नीतियां हैं, जो प्रोसीजर, कार्यविधि, नियम, कार्यक्रम, इन सबको हम कर देते हैं, इनका निर्धारण, डिटरमाइन कर देते हैं इनको। लेकिन इनमें बार बार जो चेंजेस करना बहुत कठिन है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी। तो इंटरनल मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उद्देश्य, नीतियां, कार्यविधियां, नियम, कार्यक्रम, ये सब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही डिसाइड किए जाते हैं, और इनमें चेंज करना, बहुत बार बार चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने अपना उद्देश्य निर्धारित कर दिया कि जो सेल्स है उसको हम 100 करोड़ के पार लेकर जाएंगे, ये उद्देश्य निर्धारित कर दिया, तो आने वाले टाइम में ऐसा नहीं है कि इसको वो बार बार चेंज करेगी। अब कहे कि नहीं 80 करोड़ लेकर जाना है, कभी कहे नहीं 1000 करोड़ लेकर जाना है, तो एक बार डिसाइड किया जाएगा। नीतियां जो है थोड़ा बहुत तो परिवर्तन चलेगा, लेकिन एक बड़े लेवल का जो चेंज है वो इनमें बार बार करना पॉसिबल नहीं है। सेकेंड है एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी। जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, उनमें जब चेंज ना किया जा सके, तो उसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी। ये तत्व नियोजन करता है, ये एलिमेंट्स जो है वो प्लानिंग करने वाले के नियंत्रण में नहीं होते हैं। पॉलिटिकल क्लाइमेट, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, नेचुरल कैलेमिटीज, जैसे कोरोना का ये चल रहा है टाइम पीरियड, तो ये किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। हमने जो प्लानिंग की, हमने जो सारा वो किया, उसको तो हमें ये थोड़ी पता था कि जो कोरोना है वो इस प्रकार से हमारे बिजनेस को प्रभावित कर देगा। तो ये नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं कि इसके कारण अब हम इसको प्री डिटरमाइन नहीं कर सकते कि कोई वायरस इस तरह आ जाएगा या उसका बिजनेस पर कोई इम्पैक्ट होगा। और टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस हैं, और हमारे पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक जो डिसीजन लिए जाते हैं पॉलिटिक्स में, जैसे प्रधानमंत्री ने कोई डिसीजन लिया, जैसे कि नोटबंदी का जो डिसीजन लिया गया था, डिमोनेटाइजेशन का, वहां पर उसका प्रभाव बिजनेस के ऊपर पड़ा, लेकिन किसी भी बिजनेस ने ये प्रिडिक्ट नहीं किया होगा
तो ये किसी बिजनेसमैन के कंट्रोल में नहीं है इस चीज को कंट्रोल करना, किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं था कि वो डिमोनेटाइजेशन को वो कर सके, एस्टिमेट कर सके। तो पहले से नहीं पता था उसके बारे में। इकोनॉमिक जो चेंजेस आते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज, मैंने एग्जांपल दिया कोरोना का, ये सब ऐसी चीजें, पॉलिसीज ऑफ द कॉम्पिटिटर। जब कोई बिजनेसमैन है वो प्लानिंग कर रहा है, तो उसको क्या पता भी जो कॉम्पिटिटर है वो कौन सी पॉलिसी को अपनाएंगे, तो उसकी जो प्लानिंग है वो तो अपने हिसाब से कर रहा है, तो उसका इन सभी चीजों पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, राजनीतिक परिवेश, पॉलिटिकल क्लाइमेट में चेंज के कारण तो पॉलिटिकल क्लाइमेट में मान लीजिए कोई नई गवर्नमेंट आती है, उसने ट्रेड पॉलिसी बना दी, टैक्स पॉलिसी बना दी, इंपोर्ट पॉलिसी बना दी, और इनमें क्या कर दिया, जो पहले से पॉलिसीज थी उनको चेंज कर दिया। तो जो बिजनेस थी, जो ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने पहली इन पॉलिसी, जो पहले पॉलिसी थी ट्रेड टैक्स की और इंपोर्ट की, जो पहले पॉलिसी थी उनके आधार पर इन्होंने प्लानिंग कर रखी थी बिजनेसमैन ने। लेकिन जैसे ही नई गवर्नमेंट आई तो उसने क्या किया, इन सारी पॉलिसीज में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो एक बिजनेस के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी सारी प्लानिंग क्या हो जाएंगी, प्रभावहीन हो जाएंगी। सेकंड है, नियोजन परिवर्तनशील वातावरण में काम नहीं करता। प्लानिंग डज नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। डायनामिक मतलब जो एनवायरनमेंट बार बार बदलता रहे। अब किसी बिजनेसमैन ने एक बार प्लानिंग कर लिया आज की परिस्थिति के अनुसार, थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, वो एनवायरनमेंट चेंज हो गया, गवर्नमेंट नई आ गई, या नेचुरल कोई नेचुरल ये इसमें आ गया, जैसे वायरस के एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो वायरस आ जाता है मान लीजिए, जिसके कारण लॉकडाउन हो गया सारा बिजनेस। अब देखिए सारी प्लानिंग क्या होगी, वो प्लानिंग अब काम नहीं करेगी जो बिजनेसमैन ने की थी जिन परिस्थितियों के अनुसार। अब अगर ये एनवायरनमेंट थोड़े थोड़े टाइम बाद बदलता रहेगा, तो ऐसे परिवर्तनशील वातावरण में कोई भी प्लानिंग काम नहीं कर सकती। एग्जाम्पल देखिए, एक कंपनी ने पूर्वानुमान लगाया कि सरकार शीघ्र ही किसी विशेष उत्पाद का निर्यात खोलने वाली है। इस उम्मीद से कंपनी ने क्या किया, बहुत सारा प्रोडक्शन उसका कर दिया, और गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को नहीं खोला। तो इस प्रकार से उसका अनुमान क्या निकला, गलत निकला। तो अब उस बिजनेसमैन के ने तो बहुत सारा प्रोडक्शन कर दिया, तो उसको क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। सोचा क्या था उसने कि लाभ होगा। इसके बाद प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। नियोजन रचनात्मकता को कम करता है। प्लानिंग में सब कुछ पहले से ही निश्चित कर दिया जाता है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना किया जाना है, और किस विधि से किया जाना है। और यही चीज आगे एम्प्लॉइज को बताई जाती है कि आपने ये काम करना है और इस ढंग से करना है। तो जब एक एम्प्लॉय को के ऊपर आप थोप दोगे, तो उसकी क्रिएटिविटी जिस हो सकता है वो उस काम को अपने हिसाब से और बढ़िया तरीके से कर सकता था, लेकिन अब क्योंकि उसको आपने कह दिया कि ऐसे ही करो काम को, तो उसकी क्रिएटिविटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो प्लानिंग जो है वो क्रिएटिविटी को खत्म करता है, सारे मेथड पहले से ही फिक्स कर देता है। इसमें जो है कर्मचारियों की पहल क्षमता का ये गला घोट देता है, ठीक है, और उनको लोचहीन ढंग से काम करने के लिए मजबूर करता है। एम्प्लॉइज के ऊपर थोपी जाती हैं चीजें कि आप ये करो, तो अब वो अपने जिस काम को बढ़िया तरीके से अपने हिसाब से कर सकते थे वो नहीं करेंगे। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। नियोजन पर लागतें ज्यादा आती हैं। नियोजन शब्द लगता बहुत छोटा है हमें, लेकिन कह रहा है कि इसके लिए पूरा लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, और इसको पार करने में इस रास्ते को बहुत सारा पैसा भी लगता है और टाइम भी लगता है। प्लानिंग जो है वो इंफॉर्मेशन के बेस पर होती है। प्लानिंग करने से पहले कुछ डेटा, कुछ इंफॉर्मेशन मैनेजर्स के पास में होनी चाहिए। उस डेटा को वो एनालाइज करते हैं। अब डेटा कलेक्ट करने में पैसे खर्च होंगे, टाइम खर्च होगा, उनको एनालाइज करने में जो मैनेजर्स है उनका भी टाइम लगेगा काफी। तो ये काफी इसमें लागतें आती हैं, और लंबे लंबी अवधि तक एक ही कार्य में ये लगे रहेंगे, तो संस्था के खर्चों में अनावश्यक बढ़ोतरी होना निश्चित है। प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग ऐसा नहीं है कि एकदम से हमने अभी सोचा और अभी फ्यूचर को हमने प्रिडिक्ट कर लिया, सब कुछ एकदम से हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। प्लानिंग जो है वो फ्यूचर के लिए की जा रही है, तो बहुत सोच समझ के की जानी चाहिए। तो इसमें क्या है, ये कह रहा है कि भाई प्लानिंग निश्चित स्थिति का सामना करने के लिए तो वरदान होती है, लेकिन इसकी प्रक्रिया में समय ज्यादा लगता है, टाइम बहुत लगता है। तो सडन इमरजेंसीज का ये सामना नहीं कर सकती। भाई एकदम से कोई इमरजेंसी आ जाती, क्योंकि प्लानिंग तो आपने बड़े सोच समझ के सारी परिस्थितियों को ध्यान में रख के और ये माना कि भाई क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, वहां तक तो प्लानिंग काम करेगी। लेकिन एकदम से कुछ इमरजेंसी अगर आ जाती है, वहां पर प्लानिंग काम नहीं करती। आकस्मिक स्थिति का अभिप्राय है कि एकदम से कोई ऐसी समस्या आ जाना
अथवा लाभ का कोई ऐसा अवसर दिखाई देना जिसके बारे में पहले से कोई प्लानिंग नहीं की, और उसके लिए एक क्विक डिसीजन लेना जरूरी है। लेकिन प्रबंधक को भी ये सोचें कि इसके बारे में तो नियोजन प्रक्रिया को हम पहले प्लानिंग करें इसके बारे में। तो हो सकता है कि जब तक वो उस डिसीजन को ले प्लानिंग करके, तब तक वो लाभ का जो एक अपॉर्चुनिटी है वो हाथ से निकल जाए। तो नियोजन में ज्यादा समय लगने के कारण कार्यवाही करने में देरी होती है। नियोजन सफलता की गारंटी नहीं देता, ठीक है। जो प्लानिंग है, मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्विंग तो है, ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है हमारी प्लानिंग करने से, लेकिन कोई सफलता की गारंटी नहीं है। अगर इस धारणा से प्रभावित होकर वास्तविक कार्य अगर लापरवाही करने लगे, ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स है, एम्प्लॉइज है, अगर वो लापरवाही से काम करेंगे तो क्या होगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इसके एडवर्स इफेक्ट जो है वो फेस करने पड़ेंगे। नियोजन इस प्रकार नियोजन प्रबंधकों को सुरक्षा का झूठा लालच देकर लापरवाह बना देता है। मैनेजर को क्या लगता है कि हमने तो प्लानिंग कर ली, अब तो हमारी जो सफलता है, जो सक्सेसफुल हम होंगे ही होंगे, सफलता निश्चित है, तो वो लापरवाह हो जाते हैं, जिसके कारण कई बार उनको हानि उठानी पड़ सकती है। तो प्लानिंग कोई सफलता की गारंटी नहीं है, ठीक है, करनी जरूरी है, लेकिन कोई गारंटी सफल होगी ही होगी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने उद्देश्य को पूरा करने में प्लानिंग से, तो ऐसी कोई गारंटी ये नहीं देता। अब कंक्लूजन में क्या दिया है कि नियोजन की सीमाओं का अध्ययन कर लेने पर ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि नियोजन अब ठीक है, इसके लिमिटेशंस है, बट हम ये नहीं कह सकते कि प्लानिंग जो है वो अननेसेसरी है, हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये कह रहा है कि जो केवल बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके पास पैसा भी बहुत होता है, और क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है तो ये एक्स्ट्रा लोगों को लगा सकते हैं प्लानिंग का काम करने के लिए। लेकिन कह रहे वास्तविकता इसके विपरीत है, यह प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्लानिंग, हमने देखा कि प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये नहीं है कि योजना बनाई जाए अथवा नहीं, बल्कि यह है कि उन्हें अच्छे ढंग से कैसे बनाया जाए, ताकि जो प्लानिंग हम कर रहे हैं उसके जो कठिनाइयां आती है, जो प्रॉब्लम्स आती है, उन्हें दूर करके, इसकी जो लिमिटेशंस है प्लानिंग की, उन लिमिटेशंस को अगर दूर कर दिया जाए तो प्लानिंग बहुत बेस्ट बन सकती है। तो बस ये है इसकी लिमिटेशंस। नेक्स्ट आ जाती है प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग देखिए, प्रोसेस क्या होती है, जहाँ स्टेप वाइज हम अपने उनको पूरा करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल बार बार लिया करते हैं कि जब 12th क्लास में आए हैं तो ऐसा नहीं है कि सीधे 12th में आ गए, एक स्टेप वाइज चले हो आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से। तो प्रोसेस क्या होती है, जब कोई चीज स्टेप वाइज होती है, तो प्लानिंग प्रोसेस में क्या होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, डेवलपिंग प्रीमाइसेस आधार विकसित किए जाते हैं, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन वैकल्पिक कार्यवाहियों की पहचान की जाती है, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज वैकल्पिक कार्यवाहियों का मूल्यांकन किया जाता है, एक का चयन कर लिया जाता है, प्लान को लागू कर दिया जाता है और समीक्षा की जाती है। बिल्कुल सिंपल है ये, बहुत ज्यादा इसमें आप कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले क्या किया जाता है, किसी भी उसमें देख ले फील्ड में, आप हमारा उद्देश्य निर्धारित करेंगे कि हमें करना क्या है, उसके बाद हम अपना आधार विकसित करेंगे कि किन सीमाओं में रहकर हम अपने उद्देश्य को पूरा करना चाह रहे हैं। फिर हम देखेंगे अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे आगे कौन कौन से ऑल्टरनेट्स हैं, कौन कौन से विकल्प हैं। तो हम सारे विकल्प, सारे मेथड का इवेल्युएशन करते हैं, कौन सा मेथड सबसे बेस्ट है, इसके लिए हमें इवेल्युएशन करना होगा हर एक मेथड का। जितने हमारे पास ऑल्टरनेट है उनमें से एक का चयन कर लेना है हमने, और उसको फिर हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, जो प्लानिंग हमने की है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर फॉलो अप एक्शन, समीक्षा करेंगे कि क्या हमारा उद्देश्य पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। अब ये सारे पॉइंट्स हमारे डिटेल में आ जाएंगे, देखिए अब यहाँ आपको विद एग्जांपल ये चीज क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। हमने अभी पॉइंट पढ़ा प्रोसेस में, प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहले क्या है, उद्देश्य निर्धारित किया जाता है। उद्देश्य क्या होता है, ये पेपर में आ जाता है कई बार कि ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या होते हैं। तो उद्देश्य भी अंतिम बिंदु होते हैं जिनको प्राप्त करने के लिए सभी क्रियाएं की जाती हैं। उद्देश्य, मान लीजिए अब आप पढ़ रहे हैं, 12th क्लास कर रहे हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा कुछ ना कुछ, आप कितने % मार्क्स लेना चाहते हैं,
और ये जब आप 12th क्लास करके जाएंगे तो मार्कशीट पे जो आपके मार्क्स आएंगे तो वे आपके उद्देश्य जो आपने पहले निर्धारित किया था, आपने कहा था मेरे 99% मेरे 100% मार्क्स होने चाहिए, और आपकी मार्कशीट पर जो मार्क्स आएंगे तो वे अंतिम बिंदु है, उन्हीं को पूरा करने के लिए डिसाइड वो सब शुरू में ही कर लिए थे आपने, लेकिन वो अंतिम बिंदु उनको प्राप्त कर लिया आपने। अंत में सारी क्रियाएं आपने किस लिए की, ताकि आपका ये ऑब्जेक्टिव मार्क्स अचीव करने का पूरा हो जाए। तो ये अंतिम बिंदु है जिसके लिए सारी क्रियाएं की जाती है। नियोजन प्रक्रिया में सर्वप्रथम उद्देश्यों को निर्धारित और परिभाषित किया जाता है, और सारे कर्मचारियों को इनकी जानकारी होनी जरूरी है। उद्देश्य क्या है, सारी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी क्रियाएं की जा रही है वो एक उद्देश्य, कॉमन उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए की जा रही है। कॉमन उद्देश्य क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लाभ कमाने का या सेल को बढ़ाने का जो उद्देश्य है वो कॉमन उद्देश्य है। और जितने भी डिपार्टमेंट है, जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी मैनेजर हैं, वो सारे इस कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ही कार्य करते हैं। तो उन सबको पता होना चाहिए कि उद्देश्य क्या है, और वे उद्देश्य को पूरा करने में पूर्ण योगदान दे सके, इसके लिए उनको इस चीज की जानकारी होना जरूरी है। अब हियरार्की बना दी है इसकी, कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है सबसे पहले, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन ऑब्जेक्टिव, जो वर्ड में यूज करती हूँ तो वो क्या है, कॉमन ऑब्जेक्टिव, वो संस्थागत उद्देश्य है। डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट, परचेज, सेल्स और आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, जितने भी ये डिपार्टमेंट है, इनके भी अपने अपने उद्देश्य हो सकते हैं, और व्यक्तिगत उद्देश्य प्रत्येक जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले व्यक्ति हैं उनके अपने उद्देश्य हो सकते हैं। तो ये हायरार्की है, सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दी जाती है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को, फिर डिपार्टमेंट की, और फिर पर्सनल। अब उदाहरण के लिए एक कंपनी अपनी बिक्री को 2000 करोड़ तक ले जाना चाहती है। इस उद्देश्य को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है माना कंपनी के 4 मुख्य उत्पाद हैं, तो सबकी बिक्री को वो 1000, 500, 300, 200 करोड़ निर्धारित करती है, और इसके संदर्भ में जो अन्य डिपार्टमेंट है, जितने भी डिपार्टमेंट है हमारे, तो इनके उद्देश्य निर्धारित होंगे। जैसे उत्पादन विभाग को जानकारी प्राप्त हो जाएगी, उसको पता चल जाएगा कि किस किस प्रोडक्ट की कितनी कितनी प्रोडक्शन उसने करनी है, और प्रत्येक विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को भी बता दिया जाता है कि उन्होंने क्या करना है। तो ये एग्जाम्पल था। सेकंड आ जाता है डेवलपिंग प्रीमाइसेस, वे सीमाएं जिनमें रहकर इनको अपना उद्देश्य पूरा करना होता है। तो जैसे कि क्योंकि फोरकास्टिंग की जाती है, पूर्वानुमान लगाए जाते हैं, पूर्वानुमान जितने सही होंगे तो हमारी प्लानिंग उतनी ही ज्यादा सफल होगी। अब प्लानिंग के जो प्रीमाइसेस है वो 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से, इंटरनल प्रीमाइसेस और एक्सटर्नल। इंटरनल कौन सा होता है, बताया मैंने कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कैपिटल है, लेबर है, रॉ मटेरियल है, मशीन है, ये इंटरनल प्रीमाइसेस होते हैं। एक्सटर्नल में वही आ जाता है जिस पर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, ये सब गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, बिजनेस का कंपटीशन है, कस्टमर के का जो रुचि है, इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट की रेट, टैक्स की रेट, ये गवर्नमेंट के, ये सब उसके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की बातें हैं। जैसे कि कंपनी अपना विस्तार करना चाहती है और कंपनी के पास ग्रामीण क्षेत्र में कारखाना स्थापित कर, वो मतलब किसी रूरल एरिया में अपना बिजनेस लगा सकती है, वहां पर कैपिटल, लेबर और जो माल है, रॉ मटेरियल, इसकी उपलब्धता क्या होगी, इसके आंतरिक आधार अभी पढ़ा हमने, इंटरनल प्रीमाइसेस है। और गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, प्रबंध को इन सभी आधारों का पूर्वानुमान लगाना होगा, और अन्य शब्दों में यह देखना होगा कि आवश्यक पूंजी, कच्चा माल और उपलब्ध हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा। और गवर्नमेंट इस प्रकार के बिजनेस को एस्टेब्लिश करने का विरोध तो नहीं करती, क्या वो उसको टैक्स ज्यादा तो नहीं ले लेगी उससे, तो ये सारी प्रेडिक्शन उसको करनी होगी। तो इन प्रीमाइसेस, इन आधार को का पूर्वानुमान लगाना होता है। आधार 2 प्रकार के होंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इनको इन आधारों का पूर्वानुमान लगाकर और उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। फिर है आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, वैकल्पिक कार्यवाही की पहचान करना। तो वैकल्पिक कार्यवाही यानी किसी भी काम को करने के बड़े सारे तरीके हो सकते हैं। अब उन हम पहचान करेंगे, मैनेजर जो पहचान करता है कि किस किस तरीके से अपने उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। जैसे किसी भी संस्था का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए, तो क्या तरीके हो सकते हैं आगे बढ़ाने के, पहले से जो बिजनेस चल रहा है उसका विस्तार करके, माना एक कंपनी किसी एक साइज के टीवी के सेटों का निर्माण कर रही है, छोटे छोटे साइज में, अब कंपनी क्या करे, अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकती है कि बड़े बड़े साइज के अनेक टीवी बनाने प्रारंभ कर दे। एक तो ये तरीका हो गया अपने बिजनेस को बढ़ाने का। दूसरा, किसी दूसरे एरिया में
अपने जो प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन करना शुरू कर दे, ठीक है। और टीवी सेट बनाने वाली कंपनी जैसे फ्रिज भी बनाने लग जाए तो भी बिजनेस बढ़ रहा है। देखो पहले वाले ऑप्शन में भी बिजनेस बढ़ रहा था और दूसरे में भी ऑप्शन में भी इसको बिजनेस इसका एक्सटेंड हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर फ्रिज बनाना शुरू, पहले वाले में सिर्फ टीवी बना रहा था, दूसरे में टीवी के साथ फ्रिज भी बनाना शुरू कर दिया। और दूसरी संस्थाओं के मिलकर कोई नया बिजनेस भी शुरू करके अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, या किसी दूसरी संस्था को ये खरीद सकते हैं जो पहले से चल रही है, उसको खरीद के अपने बिजनेस में मिला ले तो भी बिजनेस बढ़ गया। चार ऑप्शन इसके पास आ गए कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बिजनेस को उसको बढ़ाना है, तो उसके चार ऑप्शन इसके पास है। अब ये मैनेजर को डिसीजन लेना है कि मुझे कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना है। तो ये अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन पहचान की जा रही है कि बिजनेस किस प्रकार से बढ़ाया जाए। तो ये अल्टरनेट को की पहचान करना कि किस किस तरीके से हम अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद है इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। जितने भी विकल्प, जितने भी तरीके हमने खोजे, अब उनका हम क्या करते हैं, उनको इवेल्युएट करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं कि कौन सा तरीका हमारे लिए अच्छा रहेगा और कौन सा तरीका हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो इसके लिए जो प्रारंभिक मापदंड के आधार पर खरे उतरते हैं उन्हें गहन अध्ययन के लिए चुन लिया जाता है। जो मेथड में थोड़ा कुछ ठीक लग रहा है उसको आगे और ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्या ये मेथड ठीक रहेगा। प्रत्येक विकल्प संस्था के उद्देश्य को कहाँ तक पूरा करता है। विभिन्न जो अल्टरनेट हमारे पास है इनको जब इवेल्युएट किया जाता है तो एक समस्या सामने आती है कि हर एक अल्टरनेट के अपने अपने गुण और दोष हैं। एक विकल्प किसी एक मापदंड पे खरा उतरता है तो दूसरा किसी दूसरे पर। एक विकल्प बहुत ज्यादा लाभदायक हो सकता है लेकिन उसमें पूंजी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करनी पड़ेगी जो बिजनेस के पास नहीं है, और उसका लाभ अर्जित करने का समय भी ज्यादा है, मतलब लंबे टाइम के बाद प्रॉफिट अर्न होने शुरू होंगे उसमें। और दूसरे विकल्प में क्या है, पूंजी कम लगती है, लाभ अर्जित करने की अवधि भी कम है, लेकिन वो ज्यादा लाभदायक नहीं है, प्रॉफिट इतना ज्यादा नहीं होगा उसमें मेथड में। तो ये सारा जो है मैनेजर डिसीजन लेगा, इवेल्युएट करता है इनको कि कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा, किस मेथड की क्या क्या कमियां है, किसके क्या क्या लाभ है। सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, इतने सारे मेथड में से अब ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना है, उसका बिजनेस बढ़ाना है। 3-4 मेथड थे, उनमें से ऑल्टरनेट, हर एक ऑल्टरनेट को इवेल्युएट किया गया, उनके गुणों को, उनके लाभों को, उनके दोषों को देखा गया, और फिर उनमें से एक ऑल्टरनेट को क्या कर लिया, चुनाव कर लिया। ठीक है, कई बार मूल्यांकन के आधार पर एक से भी अधिक विकल्प एक जैसे गुण वाले प्रतीत होते हैं। भविष्य की अनिश्चितता को देखते हुए एक से अधिक अच्छे विकल्पों का चयन करना, यानी जरूरी नहीं है कि आप एक ही विकल्प को चयन करें, एक से ज्यादा का चयन भी किया जा सकता है। दूसरे को रिजर्व में रख लो, एक विकल्प बहुत अच्छा नहीं निकला तो दूसरा हमारे पास है, बाद में हम उसको अपना लेंगे। इसके बाद है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब हम योजना को क्या कर देते हैं, लागू कर देते हैं। योजना को लागू करने के बाद विभिन्न क्रियाओं का क्रम निर्धारित, सीक्वेंस क्या होगा, कौन कौन सी एक्टिविटी की जाएंगी, उनका सीक्वेंस डिसाइड कर दिया जाएगा, और ये भी निश्चित कर दिया जाता है कि कौन क्या करेगा और किस समय करेगा। नेक्स्ट है फॉलो अप एक्शन। योजनाएं लागू कर देने से ही प्रक्रिया, नियोजन की जो प्रक्रिया वो समाप्त नहीं होती, हमें ये भी देखते रहना होगा, समीक्षा करते रहना होगा कि क्या जो हम सोचकर चल रहे हैं उसी अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर जिन मान्यताओं में, जिन ऐसी मान्यताएं जिन पर योजनाएं हमारी आधारित है, अगर उनमें परिवर्तन होता दिख रहा है तो जो प्लानिंग है उसमें भी थोड़ा सा फेरबदल कर दिया जाना चाहिए। तो एक नियोजन, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नियोजन एक निरंतर चालू रहने वाली प्रक्रिया है। मैंने बताया था आपको कि प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग एक बार कर दी और वो खत्म हो गई, ऐसा नहीं। प्लानिंग हमें बार बार उसको फॉलो अप करना पड़ेगा, देखते रहना होगा कि क्या वो प्लानिंग ठीक काम कर रही है या नहीं कर रही। अगर लगता है कि भाई ठीक काम नहीं कर रही तो उसमें थोड़ा सा जो सुधार की जरूरत है हम उसमें चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसके जो प्रोसेस है, प्लानिंग प्रोसेस।